हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग दूसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। वन शॉर्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल यूनिट ऑफ लाइफ का एक लेक्चर कवर किया है। आज दूसरे लेक्चर में हम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है रिपीटर्स के लिए, जो लोग रिवाइज़ कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें हार्डली हर चैप्टर में 2 घंटे मतलब वी कैन से हार्डली 2 घंटे देना है, जिससे उनका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 133 या 132 पे। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे हमने सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, ठीक है, सेल का शेप, साइज, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देखा था। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखा था। इसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, हमने सेल वॉल देखा था। गॉट इट। आज हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोट्स में हमने एक पूरा का पूरा एक डायग्राम, एक चार्ट बनाया था कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, क्या प्रोटोप्लास्ट है, क्या प्रोटोप्लाज्म है, ये सब हमने एक चार्ट बनाया था। इसको भी आप ध्यान से देखना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है। एक मेम्ब्रेन के अंदर, एंडोमेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर का जो सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेम्ब्रेन। अब इसे समझने के लिए ना बहुत ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना है। इसको समझने के लिए बस मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो आप कर लेना, वैसे पढ़ लेना। इसको आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल्स क्या है, ये सब रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने जा रही है। आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ध्यान से समझना। मैं एक चार्ट बनाने जा रही हूँ। सपोज करिए कि आपकी ये सेल है, ये आपकी सेल है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। मान लीजिए आपके सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई बैक्टीरिया एंटर करने जा रहा है। तो आपको पता है बैक्टीरिया आपके सेल में अगर एंटर करेगा तो आपकी सेल उसको बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम बनाएगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनने जा रहा है। तो लाइसोजाइम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसको आपकी सेल बनाएगी। तो सपोज करिए कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर एंटर करने जा रहा है। तो सेल इस बैक्टीरिया को कैसे लेगी, जो भी बैक्टीरिया वहाँ होंगे कैसे लेगी, एंडोसाइटोसिस से लेगी। तो मान लीजिए सेल एंडोसाइटोसिस से इसको ली। बताइए एंडोसाइटोसिस कैसे पॉसिबल हो पाया। हमने बताया था ड्यू टू द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्योंकि लिपिड कैसा होता है, फ्लूइड नेचर, इसलिए जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ आ गई। अब ये बैक्टीरिया, ये क्या बना लिया, ये बैक्टीरिया आ गया एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये क्या है, एंडोसाइटोसिस। और ये बैक्टीरिया को लेके ये मेम्ब्रेन डिटैच हो जाएगी। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहेंगे एंडोजोम। क्या कहेंगे, एंडोजोम। गॉट दिस, ओके। चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब क्या है, आपकी सेल को सिग्नल मिलेगा कि हमें क्या करना है, एंजाइम बनाना है। एंजाइम मतलब प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनने की शुरुआत कहाँ से होगी, न्यूक्लियस से। तो आपको पता है कि आपकी जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेन। हालांकि दोनों मेम्ब्रेन में पोर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन में क्या है, पोर है। तो न्यूक्लियस, आपकी न्यूक्लियस क्या करेगी, ध्यान से समझना। आपका जो न्यूक्लियस होगा वो अपने आप, वो जीन, वहाँ पे जो जीन होंगे वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये डीएनए है, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। फिर डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना। एमआरएनए कहाँ बना, तो ये एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए भी, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में हुआ, रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में हुआ। लेकिन जब ये एमआरएनए बन जाता है तो इसको कहाँ भेज दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है साइटोसॉल में। मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोसॉल में होती है। आर यू गेटिंग, ओके। तो देखिए, अब आपको पता है इस आउटर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से आपकी गोल्जी बॉडी अटैच होती है। न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से आपकी गोल्जी बॉडी अटैच्ड होती है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस। गोल्जी बॉडी पे आपको पता है कि कुछ ऐसे क्या होता है, ऐसी गोल्जी बॉडी, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई एम जस्ट,
न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या अटैच्ड होता, क्या कंटिन्यू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिन पे राइबोसोम है, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिनमें राइबोसोम नहीं है उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एमआरएनए आ गया, यहाँ पे क्या बन चुका है, प्रोटीन। कहाँ प्रोटीन बना आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है प्रोटीन। तो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बहुत सिंपल से तरीके से आपको समझना है। जब ये प्रोटीन यहाँ पे बन गई तो अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ वेसिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, वेसिकल्स, या वी कैन से वैक्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन जब बन जाएगा तो यहाँ से ये वैक्यूल के में पैक होके, इस वैक्यूल में ये प्रोटीन पैक होके आएगी गोल्जी बॉडी के पास। तो अब आप ध्यान देना कि यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आपकी गोल्जी बॉडी होती है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों एक दूसरे के पास क्यों होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है एनसीईआरटी का। तो आपको ये समझना है कि जब ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गया, ठीक है, तो ये वेसिकल्स में या वैक्यूल्स में पैक होके जाएगा गोल्जी बॉडी के पास। अब चलिए मैं गोल्जी बॉडी को थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी में दो फेस हैं। गोल्जी बॉडी में आप देखेंगे दो फेस है। जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको हम कॉन्वेक्स फेज, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फेज, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है उसको हम ट्रांस फेज, कॉनकेव फेज या फिर मैच्योरिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस फेज, कॉनकेव फेज या फिर मैच्योरिंग फेज कहते हैं। तो जो प्रोटीन कहाँ बनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी, वेसिकल्स में पैक हुई, और वो सिस फेज, गोल्जी बॉडी की सिस फेज से, गोल्जी बॉडी की सिस फेज में जाके फ्यूज हो जाएगी। और अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी के अंदर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। कहने का मतलब वो प्रोटीन किस नेचर का होगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है तो वो प्रोटीन कैसा होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए। तो उसका जो मॉडिफिकेशन है, ग्लाइकोसाइलेशन है, वो सब कहाँ होगा, गोल्जी बॉडी के अंदर होगा। तो गोल्जी बॉडी के अंदर इस प्रोटीन का क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। और बताइए मुझे कि ये वैक्यूल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो प्रोटीन है वो गोल्जी बॉडी के किस फेज से फ्यूज़ करेगी, सिस फेज से फ्यूज़ करेगी। और आफ्टर मॉडिफिकेशन वी कैन से ये कहाँ से निकलेगी, ट्रांस फेज से निकलेगी। ठीक है, ट्रांस फेज से निकलेगी और फिर से यहाँ से एक वैक्यूल आएगा। ठीक है, और ये वैक्यूल यहाँ से, ये जो वैक्यूल देखिए यहाँ फ्यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक वैक्यूल फिर यहाँ से निकलेगा या वेसिकल, और जब ये इसके अंदर एंजाइम होगा, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। मतलब जो प्राइमरी लाइसोसोम वो किससे बना, गोल्जी बॉडी से बना। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम कैसा होता है, इसके अंदर एंजाइम है लेकिन ये इनएक्टिव होता है क्योंकि अभी एंजाइम का कोई काम नहीं है। देखिए प्राइमरी लाइसोसोम बनते जाते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। वो कब एक्टिव होते हैं, जब वो अपने टारगेट से फ्यूज़ हो जाते हैं। जब वो अपने टारगेट से फ्यूज़ हो जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब मान लीजिए इसको पता है कि ये लाइसोसोम है जो इसके अंदर एंजाइम भरा हुआ, वो एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम, क्योंकि बैक्टीरिया को मारना है तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, लाइसोजाइम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जाके फ्यूज़ करेगा अपने टारगेट से, और जब ये अपने टारगेट से फ्यूज़ हो जाएगा तो देखिए मान लीजिए अपने टारगेट, ये एंडोसोम था और ये लाइसोसोम है, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसा है, एक्टिव है, और जैसे ही इसने अपने टारगेट को किल कर दिया, मान लीजिए बैक्टीरिया को मार दिया, तो अब क्या बचेगा, इसके अंदर क्या बनेंगे, जो वेस्ट मटेरियल बच जाएंगे आफ्टर किलिंग द बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या बचेगा, जो रेजिडुअल मटेरियल बचेगा, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, टर्सरी लाइसोसोम, या फिर इसी को कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। क्या कहते हैं,
है रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडीज। ओके, अब आप बताइए कि अब क्या करना है। ये लाइसो बैक्टीरिया मर चुका है, ठीक है, आपका इसका टारगेट पूरा हो चुका है, तो ये बैक्टीरिया को सेल के बाहर निकाल देगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। तो देखिए ये कौन सी प्रोसेस थी? ये एंडोसाइटोसिस। ये कौन सी प्रोसेस? एक्सोसाइटोसिस। और सेल के अंदर क्योंकि हो रहा है, इसको हम पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। मैं इतनी चीज़ें क्यों बता रही हूँ? आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इतनी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए पहले ये क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल। इस पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप बता सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहली चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए न्यूक्लियस भी आता है, लेकिन न्यूक्लियस तो हर काम में आता है। न्यूक्लियस का काम है सबको कंट्रोल करना, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप किसको किसको कंसीडर करते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, उसके बाद क्या है? लाइसोसोम, और उसके बाद क्या है? वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो आप इसको कैसे याद रखते हो? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में का एक ट्रिक है, वो गर्ल सिस्टम इसको कहते हैं, ऑफिशियल टर्म है ये, आप कंफ्यूज नहीं। वो गर्ल कैसे याद रखेंगे? वो फॉर वैक्यूल। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं उसका नाम मैं लिख रही हूँ, वैक्यूल। जी फॉर गोल्जी बॉडी, ठीक है, और ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइसोसोम। अब आपसे देखिए, क्या यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया ने पार्टिसिपेट किया? क्या यहाँ कहीं प्लास्टिड ने पार्टिसिपेट किया? नहीं किया ना। तो बताइए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, दो मेम्ब्रेन के बीच में, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो सब कुछ हो रहा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। अब मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, यहाँ से आपके के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, हमने देखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहले हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या बताया है कि देखिए ये एक लार्ज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोसॉल में फैला होता है। दीज आर द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क, ठीक है। अब ये साइटोसॉल को क्या दो कंपार्टमेंट में नहीं डिवाइड कर रहा है। एक जो देखिए इसका जो ये लैमेली है, वी कैन से, इसका जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम, उसके अंदर के पार्ट को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो अब देखिए जो साइटोसॉल को ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला क्या? वी कैन से एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोसॉल, और दूसरा क्या होगा? इंट्रा ल्यूमिनल साइटोसॉल। तो साइटोसॉल को ये दो, पहला चीज़ याद रखना, साइटोसॉल को ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और दूसरा इंट्रा ल्यूमिनल। सब कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट मैं बता रही हूँ। फिर देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का है, स्मूथ है और रफ है। जिसके पास राइबोसोम होगा उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और राइबोसोम नहीं है तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कंटिन्यूअस होती है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। गॉट दिस? ठीक है। यहाँ पे बना क्या? प्रोटीन बने। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, प्रोटीन किस पे बनेगा? स्मूथ की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड फैट्स या लिपिड या वी कैन से स्टेरॉइडल हार्मोन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को सिंथेसाइज करना। तो जो फैट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके। अब प्रोटीन बन गई। प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी है वो गोल्जी बॉडी के सिस फेज से फ्यूज करेंगे। अब हम आते हैं गोल्जी बॉडी पे। बताइए मुझे, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। डायमीटर आपके बुक में दिया हुआ है, इसका डायमीटर है 0.05 माइक्रॉन से 1 माइक्रॉन, ठीक है। दे आर मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दो फेस है इसमें। एक जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको हम कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर है कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं।
क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से सुनना इस बात को, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी वो वैक्यूल में पैक हुई और गोल्जी बॉडी के सिस फेस से फ्यूज़ हो गई। उस प्रोटीन का गोल्जी बॉडी में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। अब वो गोल्जी बॉडी, वो मॉडिफाइड प्रोटीन गोल्जी बॉडी के किस फेस से बाहर आएगी, ट्रांस फेस से बाहर आएगी, और जो वैक्यूल के साथ बाहर आएगी उसी को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कहाँ से बना, गोल्जी बॉडी से बना, ठीक है। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, जो प्रोटीन वो मॉडिफाई करती है उसका टारगेट क्या क्या हो सकता है, उसका टारगेट इंट्रा साइटोसोल मतलब इंट्रा सेलुलर टारगेट भी हो सकता है, सेल के बाहर भी उसका मान लीजिए सेल के बाहर किसी प्रोटीन की ज़रूरत है तो इसको बाहर भी भेजेगा। यही रीज़न है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों एक दूसरे के पास क्यों होते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद आपको ये जानना है कि गोल्जी बॉडी और क्या काम करते हैं। पहली चीज़ तो हमने बताया कि ये जो हैं ये पैकेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। सामान को मॉडिफाइड जो प्रोटीन है उसको पैक कर करके अपने टारगेट तक पहुंचाना। इनका टारगेट क्या हो सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया, इनका टारगेट जो है वी कैन से कि इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि गोल्जी बॉडी के कुछ और भी काम हैं। वो क्या है, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है। गोल्जी बॉडी और क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, बहुत सारे काम करता है गोल्जी बॉडी। तो ये हम लोग को पता है। जब प्लांट सेल में सेल वॉल बनता है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल बनता है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी ही करता है। कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट ऐड करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। तो यहाँ पे अभी जितना एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है उसको आप समझिए, ओके। अब हम आते हैं लाइसोसोम पे। बताइए, पहले तो आपको ये पता है कि लाइसोसोम पॉली वी कैन से प्लियोमॉर्फिज्म शो, वी कैन से पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कई टाइप के लाइसोसोम हैं। पहली पॉइंट, प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव है। सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनेगा, प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनेगा। सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनेगा, जब वो अपने टारगेट से फ्यूज होगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी इनएक्टिव है, सेकेंडरी एक्टिव है, ओके। टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है, फिर रेजिडुअल बॉडी को ही टर्सरी। कभी कभी क्या होता है, हमने क्या बताया कि अगर प्रोटीन बन गई लाइसोसोम में, प्रोटीन अगर एक्टिव फॉर्म में बनेगी तो वो किसी न किसी को डाइजेस्ट करते रहेंगे। अगर उनको टारगेट नहीं मिला तो वो अपने आप को भी डाइजेस्ट कर ले जाएंगे। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब आप जानिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब है ये एसिडिक एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस समझ रहे हैं ना, एंजाइम का हाइड्रोलिसिस क्लास मैंने बताया, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो लिपिड को एस्टर को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मतलब कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ये सब कुछ हाइड्रोलिसिस में आते हैं, ओके। इनका पीएच आपको पता होना चाहिए, एसिडिक। और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, डिफरेंट फॉर्म शो करते हैं। और हमने आपको बताया कि ये कहाँ से बनते हैं, गोल्जी बॉडी से बनते हैं, ओके। गॉट द पॉइंट। क्या यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई? अब आप देखिए, हम ये पूरी की पूरी एक मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, इसलिए इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ना तो पेरोक्सिसोम है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो क्लोरोप्लास्ट है। तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल्स हैं एक दूसरे से रियली इंटरकनेक्टेड हैं, जिसमें हमने क्या बताया, वैक्यूल है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइसोसोम है। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, वैक्यूल, जो कि प्लांट्स के वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, अगला जो टॉपिक है वैक्यूल, तो हम प्लांट के वैक्यूल की बात करते हैं। तो देखिए, प्लांट में आपको पता है कि लार्जर वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल में स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट का जो वैक्यूल होता है, अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम वैक्यूल का ही होता है।
जो प्लांट 90% वॉल्यूम वैक्यूल के द्वारा कवर होता है। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर जो सैप भरा होता है उसको हम सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं, जो कि सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेल के लिए नेसेसरी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नॉट नेसेसरी फॉर द सेल। अब आपको मेरी बात ये ध्यान से सुनना है कि जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल में कुछ आयन चैनल्स होते हैं, और उस आयन चैनल का काम क्या है? ये प्रोटॉन्स को और ढेर सारे वीकेंड से साइटोसोलिक कंटेंट को, मेरी बात एकदम अच्छे से समझना है कि ये क्या करते हैं, आयंस को और जो भी साइटोसोलिक कंटेंट हैं उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है लोअर टू हायर। लोअर टू हायर मतलब लोअर टू हायर का मतलब ये है कि जो टोनोप्लास्ट है फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। मतलब ये क्या करते हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब लोअर टू हायर। लोअर टू हायर मतलब यहाँ पे जो आयन और भी अदर मटेरियल्स होंगे वो कहाँ आएंगे? लोअर टू हायर की तरफ आएंगे। मतलब वैक्यूल के अंदर आयंस और मटेरियल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको वैक्यूल के बारे में पता होनी चाहिए कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल सैप क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होता है। वैक्यूल के अंदर होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो कुछ भी वैक्यूल के अंदर है उसको हम सेल सैप कहेंगे। वो सेल के लिए नेसेसरी नहीं होती है, वो सेल के वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। सेल के क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी। जैसे कुछ वैक्यूल के बारे में आपने नाम सुना होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया अमीबा में, फूड वैक्यूल हो गया। तो ढेर सारे ऐसे वैक्यूल्स हैं जिनका अलग अलग काम है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम आपको पता ही है, ठीक है, एक्सक्रीशन में होता है, ऑस्मोरेगुलेशन में होता है। इसके अलावा फूड वैक्यूल, ये सब हमें पता है। ठीक है, गैस वैक्यूल के बारे में, प्रोकैरियोट्स में कुछ गैस वैक्यूल होते हैं, वो हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था। किस किस प्रोकैरियोट में था? बीजीए, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में था। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। अब हम लोग आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा होता है, इसको आपको, ये तो पहले बात हमें पता है ना, ये कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा होता है कि इसको जब तक हम स्ट्रेन ना करें तब तक ये दिखाई नहीं देता है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। अनलेस अनटिल, जब तक हम इसको स्टेन ना करें, ठीक है, तब तक ये हमें विजिबल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। ओके, जब तक हम इसको स्टेन ना करें ये हमें दिखाई नहीं देते। और स्टेनिंग इसकी किससे की जाती है? जेनस ग्रीन से। किससे होती है? जेनस ग्रीन से। अब पहली चीज़ हमें ये जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल के अंदर, जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है, जिसको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा होगा। जो सेल जितनी कम एक्टिव वहाँ पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी प्रोडक्शन, तो जिस सेल में जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे उतना ज़्यादा होगा। तो सेल्स में इसके नंबर क्या हो सकते हैं? वेरी। इनका शेप साइज़ अलग अलग, सॉसेज शेप, ठीक है, प्लेट लाइक, मतलब कई तरीके इनका। ये कैसे हो सकते हैं? ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, सॉसेज शेप हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो भी क्या हो सकता है? वेरी करता है। लेकिन हम एक शेप इसका देखते हैं, ये इस तरीके से कुछ इसका शेप देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। बहुत ध्यान से आपको समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसकी जो इसमें वी कैन से इसकी जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। दैट फोल्डिंग इज नोन एज क्रिस्टी। क्या है? उस फोल्डिंग का नाम क्या है? क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम लोगों ने क्या कहा? क्रिस्टा कहा, और ढेर सारी क्रिस्टा है।
को क्रिस्टी कहेंगे। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और इन पे पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। तो और दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। ये अंदर क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया या स्ट्रोमा हो गया। अंदर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा हो गया। क्रिस्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको F0 पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीजोम कहते हैं। जब हम लोग ये रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे भी ये हमको अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट। और ये पोरिन प्रोटीन बस माइटोकॉन्ड्रिया में ही नहीं होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। पोरिन प्रोटीन कहाँ कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हमने देखा कि ये पोरिन प्रोटीन है, ओके। अब क्या होगा, तो और माइटोकॉन्ड्रिया में इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो इनका अगर खुद का डीएनए है तो वो डीएनए कैसा है, वो डीएनए, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल हैं, इवन देन इनका जो राइबोसोम है वो 70S टाइप है। कैसा है? 70S टाइप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये यूकैरियोटिक सेल हैं फिर भी इनका डीएनए सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। इनका डीएनए सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये यूकैरियोटिक हैं फिर भी यहाँ पे केवल एक डीएनए पाया जाता है और इनका भी डीएनए नेकेड होता है। दैट मीन्स कि देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन। और ये यूकैरियोटिक हैं लेकिन फिर भी ये डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से। किससे डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिजन से। तो इनका देखिए चार चीज़ आप समझिए, 70S टाइप का राइबोसोम है, डीएनए सर्कुलर है, नेकेड है और डिवीजन बाइनरी फिजन है। सब कुछ किसके जैसा है? बैक्टीरिया के जैसा है। मतलब ये यूकैरियोटिक होने के बाद भी इनका सबका फीचर किसके जैसा है? बैक्टीरिया की तरह है, बैक्टीरिया की तरह। और इनमें पोरिन प्रोटीन भी होता है, चलिए ये यूकैरियोटिक है लेकिन एक फीचर और मिल गया, पोरिन प्रोटीन भी कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सेम ये सारे फीचर आपके क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में भी मिलते हैं। प्लास्टिड यूकैरियोट है फिर भी ये 70S टाइप, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, नेकेड डीएनए और इनमें कुछ अमाउंट आरएनए भी होता है, इनके पास आरएनए भी है, पोरिन प्रोटीन है, बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की ओरिजिन किससे हुई है? प्रोकैरियोट से हुई है, दैट मीन्स बैक्टीरिया से हुई है। और इस थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोंट थियरी। क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोंट थियरी। ये बस जानते रहिए, है नहीं, पहले था, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एंडोसिम्बायोंट थियरी ये एक्सप्लेन करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की ओरिजिन प्रोकैरियोट से हुई है, बैक्टीरिया से हुई है। बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? तो सेम ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब सारे स्पेशल जो वी कैन से कि सारे के सारे जो स्पेशल पॉइंट हैं वो आपको मैंने बता दिया। 2 कंपार्टमेंट हैं, एक ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और दूसरा क्या है? दैट इज़ द मैट्रिक्स, ठीक है।
ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं या प्लास्टिड देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, याद रखना कि प्लास्टिड बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है, बिना उसको स्टेन किए नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्लास्टिड को बिना स्टेन किए भी देखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, प्लास्टिड की अगर हम बात करें, प्लास्टिड की हम बात करें तो प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेन है। और प्लास्टिड 3 तरीके के हैं। पहला तो है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों में कलरलेस कौन है? ये कलरलेस है, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है। यहाँ पिगमेंट है, यहाँ पिगमेंट है, यहाँ ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज द क्लोरोफिल, और यहाँ पे कलर्ड पिगमेंट है। ओके, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हम लोग अभी क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। जो क्रोमोप्लास्ट है ना, जो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ओके, और इसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया और कैरोटिनॉइड। याद रखना कैरोटिनॉइड्स दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट में भी और क्रोमोप्लास्ट में। द पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोटिनॉइड्स याद रखना, पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरोटिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में भी है और क्रोमोप्लास्ट में भी है। तो यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट हैं? यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स क्या है? मैंने पढ़ाया है, कैरोटिनॉइड्स फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है? फैट सॉल्युबल है, लिपिड नेचर का है, ठीक है, 40 कार्बन का। ओके, कैरोटिनॉइड 2 होते हैं, एक होता है ज़ैंथोफिल और एक होता है कैरोटीन। दोनों में ऑक्सीजनेटेड, मैंने बताया था कि ज़ैंथो में एक्स आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऑक्सीजनेटेड ये है, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो इतना ही जानना है। इसमें कैरोटिनॉइड्स के अलावा और भी पिगमेंट्स लाइक ल्यूटीन, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो जैसे कैरोटीन है, कैरेट गाजर में, ठीक है, गाजर का कलर कैरोटीन की वजह से है। ल्यूटीन जैसे लीव्स वगैरह के जो कलर होते हैं, ऑटम के दौरान पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, ल्यूटीन येलो कलर का होता है। तो डिफरेंट जो भी प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स के कलर हो गए, लीव्स के कलर, जो ऑटम के दौरान लीफ चेंजेस होते हैं लीफ के कलर में, वो किसकी वजह से होता है? क्रोमो का मतलब कलर। ओके, क्लोरो का मतलब ग्रीन कलर की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। यह पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरोटिनॉइड्स दोनों में होते हैं, अब ये कैरोटिनॉइड्स एक पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट है, लेकिन यूनिवर्सल है। एक्सेसरी है लेकिन एक्सेसरी का मतलब हम आगे आपको बताएंगे। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है। तो कैरोटिनॉइड एक्सेसरी तो है लेकिन यूनिवर्सल है, लाइक द क्लोरोफिल ए भी यूनिवर्सल होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला, जो अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है, और दूसरा अगर वो फैट स्टोर कर रहा है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, फैट या ऑयल स्टोर कर रहा है। प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। फैट स्टोर कर रहा है तो इसको हम इलायोप्लास्ट कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो इसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। एल्यूरो या प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, और इसको एलायो या लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब हम एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट का ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ तो आपको पता हो गई कि आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है ना। इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन। अंदर क्या है? स्ट्रोमा है। बात समझ में आ रही है? आउटर मेम्ब्रेन कैसी होगी? पोरिन होगी। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस होगी। पोरस है मतलब किसकी वजह से? पोरिन प्रोटीन की वजह से, लार्ज पोर की वजह से, जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन के ज़्यादा परमिएबल होगी ना, है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ सिक्के के ढेर जैसा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग के ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। तो जो ग्रेना है वो होता है, ये ग्रेना हो गया। ग्रेना में
ग्रेना की यूनिट को हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड। ग्रेना की यूनिट को कहा जाता है थाइलेक्वाइड। तो जो थाइलेक्वाइड है वो ग्रेना की यूनिट, मतलब एक ग्रेना में ढेर सारी लैमेली दिख रही हैं आपको, एक लैमेली को हम लोग कहेंगे थाइलेक्वाइड लैमेली, और थाइलेक्वाइड के ग्रुप को हम कहेंगे ग्रेना। ओके, तो ये है पूरी की पूरी ग्रेनल लैमेली। ये क्या है? ग्रेनल लैमेली। और ध्यान से देखना, दो ग्रेना को जोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ लैमेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। हम लोग फोटोसिंथेसिस में इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ग्रेनल लैमेली में क्या होता है, स्ट्रोमल लैमेली में क्या होता है, ये सब हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। 70S राइबोसोम है, इसका खुद का डीएनए है, नेकेड और सर्कुलर डीएनए है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये भी फिजन के द्वारा डिवाइड करता है। ये भी पोरिन प्रोटीन होता है, इसके पास भी इसका आरएनए है। सब कुछ किसके जैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के जैसा है। अच्छा देखिए, क्लोरोप्लास्ट में मुझे एक बात बताना है, ये यहाँ की ये जो इसके भी जो साइज़ है, वी कैन से शेप वेरी कर सकते हैं। किसी में क्लोरोप्लास्ट जो है वो जैसे प्लेट लाइक हुआ, तो किसी का स्पाइरल लाइक हुआ। ठीक है, जैसे ये सब आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ग्रीन एल्गी का मतलब क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट के जो शेप है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे अगर स्पाइरोगाइरा है तो वहाँ पे स्पाइरल लाइक है, प्लेट लाइक, जिग्निया और ये सब जितने भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत सारे ग्रीन एल्गी हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट के जो साइज शेप है वो वेरी करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ है आपके मतलब मीजोफिल सेल्स में, और इनके नंबर भी वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो एक पर सेल एक क्लोरोप्लास्ट है, से लेके मीजोफिल सेल तक, मीजोफिल सेल में इनके नंबर वेरी कर सकते हैं, 20-22 तक हो सकते हैं। बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो ये सब हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसके बारे में हमें समझ में आ गया। अगला टॉपिक हम लोग राइबोसोम पढ़ते हैं। तो देखिए राइबोसोम में क्या है? राइबोसोम, अब हमें पता है कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है। पहली चीज़ तो हम यही समझ गए, कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस। ये सबसे स्मॉलेस्ट, वी कैन से स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। सेल विद इन द सेल कहते हैं इसको, सेल विद इन सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सेल विद इन सेल सबसे स्मॉलेस्ट है। और ये कहाँ कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोट में ये 70S है, यूकैरियोट में 80S है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, 70S में 2 यूनिट हैं, एक बड़ा यूनिट 50S है, छोटा यूनिट 30S है, और 80S में भी 2 यूनिट है, बड़ा यूनिट 60S है और छोटा यूनिट 40S है। ओके, अब इन दोनों यूनिट की बाइंडिंग वी कैन से कि कैसी होती है, डिपेंड करती है मैग्नीशियम आयन पे, जैसे मान लीजिए ये बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट में ये छोटा यूनिट ऐसे धंसा रहता है। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में आता होगा कि ये 60S है, 40S, 100 के बाद भी ये 80S क्यों कहते हैं? देखिए, एक होता है एस फॉर होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर स्वेडबर्ग यूनिट, और स्वेडबर्ग यूनिट का जो वैल्यू होता है 10⁻13 सेकेंड होता है। अब ये देखिए, सेडिमेंटेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि उसी का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है जो एक्सपोज पार्ट होता है। तो मान लीजिए ये कितना है? ये 60S है। ठीक है, और ये 40S है, लेकिन 40S का 20S पार्ट जो है वो कहाँ पे धंसा हुआ है? बड़े वाले में। तो कहने का मतलब इसका केवल 20 पार्ट ही बाहर दिखता है। तो जो एक्सपोज पार्ट है उसी का केवल सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है।
ठीक है, ये हमें समझना है। तो देखिए ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको पता है, प्रोकैरियोट में पॉलीराइबोसोम, एक mRNA से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं। यूकैरियोट में, अब ये यूकैरियोट में कहाँ कहाँ है राइबोसोम बताइए मुझे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, साइटोसॉल में फ्री भी होता है। प्रोकैरियोट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, ये भी हमने आपको बताया था ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। राइबोसोम का काम क्या है ये आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। पैलेड करके जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेड ने 1953 में। 1953 में किसमें डिस्कवरी की थी? 1953 में। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये राइबोसोम हो गया। अगला हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द साइटोस्केलेटन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइटोस्केलेटन। तो कम टू द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनिशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीनिशियस दैट मीन्स कि ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे से आपको समझना है इसको। प्रोटीन के बने होते हैं और ये सेल की मोटिलिटी, उनको सेफ साइज, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ, मेरी बात ध्यान समझना है, मोटिलिटी, सेप मेंटेन करने में, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, ठीक है, इसके अलावा और ये मैकेनिकल सपोर्ट में, ये इसको सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीनिशियस याद रखना, ठीक है। अब ये 3 तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट। जैसे माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट आ गया, ठीक है, ये सब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा अगर आप इसे समझ लेंगे ना, तो आपको सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ट्यूबुलिन प्रोटीन एक डाइमर प्रोटीन होती है, डाइमर, जिसमें 2 ट्यूबुलिन, अल्फा और बीटा, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के बने होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज अ डाइमर जिसमें अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। अब देखिए अल्फा बीटा डाइमर जो है ना, आपस में पॉलीमराइज करके ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये पॉलीमराइज करके एक, देखिए मैंने यहाँ बना दिया अल्फा बीटा, इसने क्या किया? पॉलीमराइज किया और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या कहते हैं? प्रोटोफिलामेंट। अब देखिए 11 to 13 प्रोटोफिलामेंट, 11 to 13 प्रोटोफिलामेंट एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 11 to 13 प्रोटोफिलामेंट एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। आर यू गेटिंग दिस? देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको मैंने क्या बताया, ठीक है। मैंने बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो डाइमर के फॉर्म में होता है, ये पॉलीमराइज करके एक प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। अब आप सोचो कि मैम ये सब क्यों बता रही हैं? हाँ बता रहे हैं, देखिए मेरी बात ध्यान सुनना है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगलेट, डबलेट एंड द ट्रिपलेट। सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट में तो एक माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे हो गया। डबलेट में क्या होता है? एक माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है। ट्रिपलेट में एक कंप्लीट होता है, 2 इनकम्प्लीट। अब आप कहोगे ये 2 इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनना है कि जो सिंगलेट है उसमें वो मान लीजिए 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट का बना है,
जो डबलेट है एक कंप्लीट है, दो एक इनकम्प्लीट है, एक कंप्लीट है एक इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि एक तो 13 प्रोटोफिलामेंट का बना है, एक 9-10 प्रोटोफिलामेंट का बना है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पे एक कंप्लीट है और 2 इनकम्प्लीट है। तो 3 फॉर्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अच्छा, इनका अरेंजमेंट हमें देखने मिलता है 2 तरीके से। इनका अरेंजमेंट हमें 2 तरीके से देखने मिलता है। अब आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। तो हमें पता चल गया कि ये जो साइटोस्केलेटन है प्रोटीनेशियस है माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट हमें 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है 9+2 अरेंजमेंट, एक होता है 9+0 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट हमें सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है, और 9+0 अरेंजमेंट हमें बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में देखने को मिलता है। सेंट्रियल या सेंट्रोसोम कह लीजिए, ठीक है। 9+2 हमें सीलिया, अब आपको समझ में आ चुका है सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट का मतलब समझ में आया है ना। सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट क्या है। 9+2 हमें सीलिया और फ्लैजिला में देखने मिलता है, 9+0 हमें बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी। चलिए देखिए, 9+2 में 9 पेरीफेरी पे होता है, 9 पेरीफेरी पे है, लेकिन ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। जो पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं लाइक दिस वन, अभी मैं इसको बना दे रही हूं ऐसे, डबलेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और इसी में हम बना देते हैं 9। 9+2 में 9 डबलेट है जो पेरीफेरी पे होता है, और 2 सिंगलेट है जो सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है जो सेंटर में, तो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ हो गया? सेंटर में। कहाँ है ये? सीलिया और फ्लैजिला में। सीलिया और फ्लैजिला में है। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए, पेरीफेरी पे 9 है। अब देखिए, ये हर एक डबलेट अपने एडजेसेंट डबलेट से भी जुड़ा रहता है, जिसको हम लिंकर कहते हैं या इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर कहते हैं। लिंकर कहते हैं, हर एक डबलेट आपस में जुड़ा रहता है जिसको हम लिंकर कहते हैं। और ये सेंटर में क्या है? सिंगलेट है, 2 सिंगलेट है, 2 सिंगलेट है। सेंटर वाला भी अपने पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से, जिसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक्स। तो रेडियल स्पोक्स क्या है? सेंटर वाले को देखिए, सेंट्रल सीथ है ये, सेंटर वाला सराउंडेड बाई सेंट्रल सीथ। किससे? सेंट्रल सीथ। सेंट्रल सीथ एक प्रोटीनेशियस होता है। क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है। कैसा होता है? ये भी सब कुछ प्रोटीन के बने होते हैं। तो सेंट्रल सीथ से जो मतलब सेंटर वाला वो पेरीफेरी से कनेक्टेड होता है, जिसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। कितने रेडियल स्पोक हो गए? 9। कितने हो गए? 9। और कितने इंटर डबलेट ब्रिज हो गए? ये भी तो 9 हुआ, लिंकर भी तो 9 हुए। तो दिस स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ होता है? सीलिया और फ्लैजिला में। तो आप अपने पेज नंबर 137 पे इसका बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेंट्रल सीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा देखिए, सीलिया फ्लैजिला की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोनीम। क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं, एक्सोनीम। अब चलिए मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ ऐसा अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का कहाँ देखने को मिलता है? सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में हमने आपको बताया है कि फ्लैजिला एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। वी कैन से ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में ट्यूबुलिन प्रोटीन का नहीं, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना था। हमने प्रोकैरियोट पढ़ाते टाइम आपको बताया था। डिफरेंस याद रखना। यहाँ 9+2 अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता प्रोकैरियोट में। आर यू गेटिंग दिस? ओके। इसके बाद हमें ये जानना है कि सीलिया तो स्मॉल है ना, स्मॉल होती है, और उस सीलिया किसके लिए होती है? या तो अपने मूवमेंट के लिए या सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग होता है, वो लोकोमोशन के लिए होता है, ठीक है। फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए होता है।
आर यू गेटिंग दिस? तो ये स्ट्रक्चर है सीलिया फ्लैजिला में, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। सीलिया फ्लैजिला जहाँ से एराइज होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं बेसल बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। सीलिया फ्लैजिला जहाँ से एराइज होता है उसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। लेकिन बेसल बॉडी में अरेंजमेंट ये है 9+0। 9+0 में 9 पेरीफेरी पे है। 9 कहाँ पे है? पेरीफेरी पे है। लेकिन 9 ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट। अभी हमने बताया था ट्रिपलेट में एक कंप्लीट और 2 इनकम्प्लीट। 0 का मतलब सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं है। तो बताइए सीलिया फ्लैजिला में जो 9+2 अरेंजमेंट है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सीलिया और फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जल्दी से बताइए कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? ये टोटल 9+9 डबलेट है मतलब 18 और 2 सिंगलेट है मतलब 20। कितने हो गए? 20। जबकि अगर आपसे कोई पूछे बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 9 ट्रिपलेट है 27। ओके, 27 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, सेंटर में तो कुछ नहीं है। तो सेम इनका भी अरेंजमेंट कैसे होगा? बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में अरेंजमेंट कैसे होगा? मेरी बात ध्यान सुनना है। 3 ट्रिपलेट पेरीफेरी पे होंगे, ट्रिपलेट पेरीफेरी पे होंगे, 9 ट्रिपलेट, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं होगा, सेंटर में कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम लोग डुप्लीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोसोम भी कहते हैं। डिप्लोसोम। डिप्लोसोम इसको इसलिए कहते हैं कि सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। किससे बना होता है? 2 सेंट्रियोल से। और ये कैसा है बताइए? सेंट्रोसोम ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस है। ओके, अब हम देखते हैं 2 सेंट्रियोल में एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक क्या होता है? डिस्टल सेंट्रियोल। एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, 2 सेंट्रियोल मिलके इनके चारों तरफ एक नॉन मेम्ब्रेनस मैट्रिक्स पाया जाता है जो एमार्फस होता है। इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। तो जो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स को मिला के ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल और ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स मिला के हम इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो देखिए पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स प्लस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लस डिस्टल सेंट्रियोल, ये इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल आ गया। बात समझ में आ रही है? और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्ट व्हील के जैसा होता है। ये तो सिंपल सी बात है। अब आपको बता दिया मैंने कि जो सेंट्रियोल है उसमें अरेंजमेंट कैसा है? 9+0। कैसा अरेंजमेंट है? 9 पेरीफेरी पे ट्रिपलेट होगा, सेंटर में कुछ नहीं होगा। सेंटर में कुछ नहीं है सर, लेकिन सेंटर में एक हब है। मतलब सेंट्रल जो सीट होती है उसको हम हब कहते हैं, और वो भी प्रोटीनेशियस है। तो वो उस हब से पेरीफेरल वाला अटैच्ड होगा रेडियल स्पोक के द्वारा, है ना? रेडियल स्पोक। और वो आपस में जो 9 है ट्रिपलेट, वो सब इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे। यू गॉट द पॉइंट? सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी बनाता है। सेंट्रियोल ही क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है। और सेंट्रियोल ही आगे चल के स्पिंडल एपरेटस बनाता है एनिमल में ड्यूरिंग द जो कि एनिमल माइटोसिस या एनिमल सेल डिवीज़न के दौरान जो स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन है। तो देखिए सेंट्रियोल के 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम आपको याद होने चाहिए। पहला काम ये है कि सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा और एनिमल में स्पिंडल एपरेटस बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पिंडल एपरेटस। बहुत ध्यान से समझना, हमने स्पिंडल फाइबर का नाम नहीं दिया। एनिमल में हम इसे स्पिंडल एपरेटस कहते हैं, जबकि प्लांट में हम इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल में सेंट्रियोल है। हम आगे बताएंगे स्पिंडल एपरेटस और स्पिंडल फाइबर में क्या डिफरेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला। ओके, अब क्या बचा है? न्यूक्लियस बचा है ना। हाँ,
तो हम न्यूक्लियस को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, आपको पता है कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को हम और क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को हम कैरियन कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का नाम तो बहुत बार सुना है। एनिमल माइटोसिस की डिस्कवरी एनिमल माइटोसिस टर्म इन्होंने ही दिया था, ठीक है। एनिमल में माइटोसिस इन्होंने दिया था और प्लांट में स्ट्रासबर्ग। फ्लेमिंग ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिक डाई से स्टेन होता है। बेसिक डाई से स्टेन होता है, उसको उन्होंने नाम दिया क्रोमैटिन। क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन नाम दिया है फ्लेमिंग ने और न्यूक्लियस टर्म दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में ये जान लीजिए आप कि ये डबल मेम्ब्रेन है, ये तो हमें पता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन पोर कहाँ पे है? दोनों मेम्ब्रेन में है। पोर जो है वो दोनों मेम्ब्रेन को ये इस तरीके से न्यूक्लियर पोर हो गया ये। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको एक एक पॉइंट को आपको समझना है। ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और दोनों के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। और इस स्पेस का जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो 10 to 15 नैनोमीटर का। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये याद रखना आपको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस वो 10 to 50 नैनोमीटर का है, ठीक है। गॉट द पॉइंट। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको याद रखना। आप ये मत सोचो कि न्यूक्लियर पोर जो है वो प्रोटीन्स और आरएनए का ट्रांसपोर्ट केवल एक डायरेक्शन में कर रहा है। अब आप कहोगे कि देखिए, मेरी बात ध्यान से पहले सुनना है। जो न्यूक्लियर पोर है वो प्रोटीन्स और आरएनए का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल करता है इनटू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसॉल। ये पॉइंट आपको एकदम याद होना चाहिए। तो न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर, ये सब हमने। अब आपको पता है कुछ ऐसी सेल्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, जैसे आरबीसी, मैच्योर आरबीसी वी कैन से। सीव ट्यूब सेल, सीव सेल, ठीक है। सीव ट्यूब सेल कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म में। सीव सेल कहाँ होता है? जिम्नोस्पर्म में। ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसको कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियस के शेप साइज भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमने आपको बताया WBC में न्यूक्लियस उसका काफ़ी जो शेप है वेरी करता है। ल्यूकोसाइट में, लिम्फोसाइट में अलग टाइप के, न्यूट्रोफिल में अलग, बेसोफिल में अलग, ऐसे। इसलिए WBC को हम लोग क्या कहते हैं? PMNLS, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो न्यूक्लियस के शेप साइज भी अलग होते हैं। न्यूक्लियस की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, किसी में सेंट्रल है तो किसी में पेरीफेरल है। अगर हम बात करें कि एनिमल सेल की, तो एनिमल में सेंट्रल है, प्लांट सेल में पेरीफेरल है, आपको पता है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी हो सकता है। आपको पता है कि अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है उसको हम एक से, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के नंबर एक, मोस्टली तो एक ही होते हैं। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है, आपको पता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे। जैसे सिंसाइसियम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिंसाइसियम या सिनोसिटिक कंडीशन। जनरली सिंसाइसियम हम एनिमल में यूज़ करते हैं और सिनोसिटिक हम प्लांट में यूज़। कोई रेस्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये रेस्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहीं हम इसको एनिमल में या प्लांट में ऐसा कुछ भी किसी में यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज जनरली नोन एज सिंसाइसियम एंड सिनोसिटिक कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्यों बनेगा? अगर आपकी सेल डिवाइड कर, मेरी बात ध्यान सुनना, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे,
मान लीजिए आपकी ये सेल है, न्यूक्लियस तो डिवाइड करते जा रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे अगर हम सिंसाइसियम की बात करें तो हमारी जो स्ट्रिएटेड मसल, स्केलेटल मसल है, वो मल्टी न्यूक्लिएट है ना, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट है। कोकोनट का एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है ना, ये भी किसका कंडीशन है, सिनोसिटिक या सिंसाइसियम कंडीशन है। ओके, तो ये सब तो न्यूक्लियस के बारे में हमें पता है। न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे क्या क्या, हमें दो चीज़ दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, जो भी फ्लूइड है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक ऐसे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। आपको पता है, हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम कहाँ कहाँ नाम हम देते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन हो गया। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ है, एक है क्रोमैटिन और एक है न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन का काम है, ये तो आपको पता है, यही तो है डीएनए। ओके, आगे चल के हम इसको देखेंगे कि यही कैसे कैसे क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमैटिन का मतलब ये है कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलके क्रोमैटिन बनाया है। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलके क्रोमैटिन बनाया है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, कुछ आरएनए भी होते हैं, अलग चीज़ है वो। न्यूक्लियोलस में एक आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरआरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। बहुत ध्यान से आपको समझना है इस बात को, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है। अब देखिए, एक लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया है, वो लाइन ये है कि अगर लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैराइंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी सेल जिसमें एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसमें लार्ज न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं या ढेर सारे न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि न्यूक्लियोलाई क्यों ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर कोई सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसमें न्यूक्लियोलस के नंबर इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में आरआरएनए भी तो चाहिए ना भाई, आरआरएनए, क्योंकि आरआरएनए ही क्या कराता है, कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल रोल। राइबोसोम को आरआरएनए बनाता है। राइबोसोम को कौन बनाता है, राइबोसोम में आरआरएनए है और आर प्रोटीन है। मेरी बात अच्छे समझना, राइबोसोम एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि उसमें वो आरआरएनए और आर प्रोटीन से मिलके बना है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना है, तो ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। और राइबोसोम, अगर राइबोसोम ज़्यादा, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो राइबोसोम ज़्यादा चाहिए। और राइबोसोम कब ज़्यादा चाहिए, जब आरआरएनए ज़्यादा होगा। मतलब राइबोसोम कब ज़्यादा होगा, जब आरआरएनए ज़्यादा होगा। तो आरआरएनए कब ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे। तो जो सेल ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस के, मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होना, वहाँ पे न्यूक्लियोलाई के नंबर ज़्यादा होंगे और साइज़ लार्ज होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। अब हम लोग देख लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम है, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो जहाँ से दोनों आर्म अटैच्ड होते हैं क्रोमोसोम में, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। दिस इज़ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पोजीशन है, वो जगह है जहाँ पे दोनों आर्म इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। गॉट द पॉइंट। तो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के बारे में हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब देखिए, क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम स्टेन होता है ना, अभी हमने बताया कि ये बेसिक डाई से स्टेन होता है। कुछ नॉन स्टेनिंग रीजन भी होते हैं। देखिए, मेरी बात ध्यान सुनना, जो सेंट्रोमियर हैं इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे दोनों
आर्म जुड़े रहते हैं। कुछ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाए जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। और इसके अंदर कुछ जो डीएनए होता है इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान यूज़ होते हैं। उसका यूज़ हम बताएंगे जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तब। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। तो ये नॉन स्टेनिंग होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सैटेलाइट कहते हैं या नॉन स्टेनिंग पोर्शन होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो क्रोमोसोम का मतलब कि इसकी सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अगर सेंट्रोमियर सेंट्रल है, ठीक है, तो ये दोनों आर्म कहाँ होंगे? दोनों आर्म बराबर होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक। ये तो आपको पता है। अगर सेंट्रोमियर सेंट्रल से थोड़ा सा सब सेंट्रल है तो एक आर्म थोड़ा छोटा होगा, एक आर्म बड़ा होगा, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और जो सब मेटासेंट्रिक है, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में छोटे आर्म को पी आर्म और बड़े आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। पी का मतलब पेटाइट, पेटाइट का मतलब शॉर्ट, ठीक है, क्यू का मतलब क्वे, क्वे का मतलब लॉन्ग। क्रोमोसोम थोड़ा सा हम क्या, सॉरी, सेंट्रोमियर अगर थोड़ा सा कहाँ हो गया, सेंटर से थोड़ा और दूर चला गया तो एक आर्म बहुत छोटा हो गया, दूसरा बहुत बड़ा हो गया, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलो मतलब लास्ट। सेल साइकिल से आप याद रखना, सेल साइकिल में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सबसे लास्ट में आता है ना, टीलोफेज सबसे लास्ट में आता है। तो टीलो से आप याद रखना कि टीलोसेंट्रिक जो है वो सबसे लास्ट होता है, टर्मिनल होता है। बात समझ में आ चुकी है? तो ये सब है। और हाँ, यहाँ पे आपको एक लास्ट चीज़ ये पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज़ द माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़, माइक्रोबॉडीज़ अब एनिमल और प्लांट दोनों में होते हैं। हमने आपको बताया था एनिमल प्लस प्लांट दोनों में होते हैं। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। 3 तरीके के होते हैं। पहला है पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम। दूसरा है ग्लाइऑक्सिसोम और तीसरा है स्फेरोसोम। क्या है? स्फेरोसोम। अब आप ध्यान देना, पेरोक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों में होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम केवल प्लांट में होता है, पेरोक्सिसोम केवल प्लांट में होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। देखिए पेरोक्सिसोम का काम क्या है, प्लांट में पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, ये सिंपल सी बात है। प्लांट में आप फोटो रेस्पायरेशन पढ़ोगे, वहाँ पे पेरोक्सिसोम आता है, ठीक है। एनिमल में भी पेरोक्सिसोम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करता है। और जनरली एनिमल का पेरोक्सिसोम जो है ना वो किडनी में होता है, इसलिए एनिमल पेरोक्सिसोम को यूरिकोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोसोम। बहुत डिटेल नहीं जाना है आपको, ये सब सवाल पूछेगा नहीं आपसे। ग्लाइऑक्सिसोम केवल प्लांट में होता है। और मेरी बात बहुत अच्छे से समझना आप कि देखिए प्लांट में क्या होता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, फैट को कार्बोहाइड्रेट, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, फैट को किस में कन्वर्ट करने की? कार्बोहाइड्रेट। ये एनिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एनिमल में फैट, एनिमल सेल में कभी फैट कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं होता, क्योंकि फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने के लिए साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। उस साइकिल को ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। और ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल कहाँ होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। कहाँ होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में। तो ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल होता है जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर, जैसे प्लांट में सीड जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है, जो स्टोर्ड फैट होते हैं वो किस में चेंज होने लगते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। एंडोस्पर्म ये सब में होता है, तो ये आप याद रखना। स्फेरोसोम को हम लोग प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट लाइसोसोम। एनिमल में जो लाइसोसोम का काम है वही प्लांट में लाइसोसोम का काम जो है स्फेरोसोम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वी कैन से कंप्लीट हो चुका है आपका ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए हार्डली ये भी 1 घंटे से 1 घंटे 5-10 मिनट का वीडियो होगा। पिछला लेक्चर भी हमने 1 घंटे का बनाया था, मतलब 2 घंटे में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो, आप 1 दिन में देख लीजिए वीडियो या फिर आप 2 दिन में देख सकते हो। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आपका एग्ज़ाम अभी 13 सितंबर को, मतलब ये भी टेंटेटिव डेट ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ मतलब बहुत फिक्स डेट है। तो
तो आगे अभी आपके पास बहुत प्रॉपर टाइम है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।